एरो का यूज करते हैं। नमस्कार, मैं मीनाक्षी यादव, लेक्चरर SCERT यूपी। पिछली क्लास में 22 और 24 जून की क्लास में हम लोगों ने सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना पर चर्चा की थी, जिसमें मगध महाजनपद के साम्राज्य के रूप में उत्कर्ष तथा मौर्य साम्राज्य पर विस्तार से चर्चा की थी। अब आगे, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि 184 ईसा पूर्व के लगभग मौर्य साम्राज्य का पतन हो चुका था। मौर्यों के पतन के उपरांत लगभग 300 ईस्वी तक के काल में हमें कोई बड़ा साम्राज्य दिखाई नहीं देता। इस पर संक्षेप में चर्चा के साथ गुप्त वंश पर विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। 335 ईस्वी से 455 ईस्वी के मध्य सारे उत्तर भारत पर गुप्त वंश ने शासन किया। भारत में 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक क्या स्थिति थी, इस पर हम संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। लगभग 200 ईसा पूर्व से पहले जो काल आरंभ होता है, उसमें मौर्य साम्राज्य जैसा कोई बड़ा साम्राज्य दिखाई नहीं देता है। पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्कन में मौर्यों के स्थान पर कई स्थानीय शासक सत्ता में आए, जैसे सुंग, कर्ण और सातवाहन। आप मानचित्र में देख सकते हैं। उत्तर पश्चिम में कुषाणों का राज्य है और दक्षिण में सातवाहनों का। मध्य भारत में सुंग और कर्ण लोगों ने शासन किया। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमोत्तर भारत में मध्य एशिया से आए कई राजवंशों जैसे हिंद एवं शक, पहलो और कुषाण ने अपना आसन जमाया, जिसमें कुषाण जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। कुषाण शासक कनिष्क जिसमें बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद दो बड़ी राजनीतिक शक्तियां उभरी, सातवाहन और कुषाण। सातवाहनों ने दक्कन और दक्षिण में स्थायित्व लाने का काम किया। उन्होंने दोनों क्षेत्रों को रोमन साम्राज्य के साथ चले अपने व्यापार के बल पर राजनीतिक एकता और आर्थिक प्रगति प्रदान की। यही काम कुषाणों ने उत्तर भारत में किया। इन दोनों साम्राज्यों का ईसा की 3री सदी के मध्य में अंत हो गया। इनके स्थान पर गुप्त साम्राज्य आता है, जिसने इनके अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार करके उत्तर भारत को एक राजनीतिक एकता के सूत्र में बांध दिया था। सबसे पहले हम गुप्त साम्राज्य के इतिहास के स्रोत का वर्णन करेंगे। इस स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में किन स्रोतों से जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत सबसे पहले हमारे पुराण आते हैं, जिसमें वायु तथा ब्रह्मांड पुराण, विशाखदत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम, महाकवि कालिदास कृत
रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय तथा अभिज्ञान शाकुंतलम, शूद्रकृत, मृच्छकटिक, वात्सायनकृत कामसूत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आगे हम पुरातात्विक स्रोत पर चर्चा करेंगे। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के और स्मारक आते हैं। अभिलेखों में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय की उदयगिरि से प्राप्त गुहालेख, कुमारगुप्त प्रथम के उत्तरी बंगाल से प्राप्त लेख, स्कंदगुप्त का भीतरी लेख तथा जूनागढ़ लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिससे हमें उनके विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार गुप्त वंशी राजाओं के सिक्के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ये सिक्के सोने, तांबे और चांदी के हैं, जिनके बारे में हमें गुप्त राजाओं की साम्राज्य के विस्तार के स्थल तथा उनके व्यक्तिगत गुणों पर भी प्रकाश पड़ता है। जैसे कि समुद्रगुप्त का बीड़ा वादक प्रकार का सिक्का प्राप्त हुआ है, जिसमें वो बीड़ा बजा रहा है। तो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाने का शौक था, उसे इसका ज्ञान था। गुप्तकालीन सिक्कों का विस्तृत अध्ययन किया गया है। अनेक सिक्कों पर तिथियां भी उत्कीर्ण मिली हैं, जिनके आधार पर हम तत्संबंधी शासकों का तिथि निर्धारण कर सकते हैं। कुछ सिक्कों से कुछ विशिष्ट घटनाओं की सूचना मिलती है। जैसे एक प्रकार के स्वर्ण सिक्के के मुख्य भाग पर चंद्रगुप्त एवं कुमार देवी की आकृति तथा पृष्ठभाग पर लिच्छ व उत्कीर्ण मिलता है। इसे स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकन्या कुमार देवी के साथ विवाह किया था। समुद्रगुप्त के अश्वमेध प्रकार के सिक्कों से उसके अश्वमेध यज्ञ की सूचना तथा चंद्रगुप्त द्वितीय के व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्कों से उसकी पश्चिमी भारत सब प्रदेश के विजय की सूचना मिलती है। इसी प्रकार गुप्तकालीन स्मारक मंदिर के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं, जो मंदिर वास्तुकला का एक बहुत ही उल्लेखनीय उदाहरण है। जैसे भूमरा का शिव मंदिर, ये भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा जबलपुर का विष्णु मंदिर, नचना कुठारा का पार्वती मंदिर, देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर, भीतरगांव कानपुर का मंदिर तथा लाड़का निहोल के समीप मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गुप्त साम्राज्य के उद्भव और विकास पर हम चर्चा कर लेते हैं। उत्तर भारत में कुषाण सत्ता 230 ईस्वी तक आते आते समाप्त हो गई। तब मध्य भारत का बड़ा सा भाग मुरुंडों के कब्जों में आ गया, जो संभवतः कुषाणों के रिश्तेदार थे। मुरुंडों ने 250 ईस्वी तक राज्य किया। 25 वर्षों बाद लगभग 275 ईस्वी में कुषाण साम्राज्य की खंडहर पर नए साम्राज्य का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने अपना आधिपत्य कुषाण और सातवाहन दोनों के पिछले राज क्षेत्र के बहुत बड़े भाग पर स्थापित किया। यह था गुप्त वंश। गुप्त साम्राज्य उतना विशाल तो नहीं था जितना मौर्य साम्राज्य, फिर भी इसने सारे उत्तर भारत को 335 ईस्वी से 455 ईस्वी तक लगभग एक सदी के ऊपर राजनीतिक सूत्र में बांधे रखा। ईसा की तीसरी सदी के अंत में गुप्त वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में था। लगता है कि गुप्त शासकों के लिए बिहार की अपेक्षा उत्तर प्रदेश अधिक महत्व का था, क्योंकि आरंभिक गुप्त मुद्राएं और अभिलेख
मुख्यतः इसी राज्य में पाए गए हैं। यदि यदि हम कुछ एक सामंतों और स्वतंत्र व्यक्तियों की बात छोड़ दें जिनके अभिलेख अधिकतर मध्य प्रदेश में पाए गए हैं, तो गुप्तकालीन पुरावशेषों की उपलब्धि की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे समृद्ध स्थान सिद्ध होता है। इसलिए उत्तर प्रदेश ही वह स्थान प्रतीत होता है जहां से गुप्त शासक कार्य संचालन करते रहे और अनेकों दिशाओं में बढ़ते गए। संभवतः वे अपने सत्ता का केंद्र प्रयाग को बनाकर पड़ोस के इलाकों में फैलते गए। गुप्त लोग संभवतः कुषाणों के सामंत थे और लगता है थोड़े थोड़े ही दिनों में उनके उत्तराधिकारी बन बैठे। बिहार और उत्तर प्रदेश में अनेकों जगह कुषाण पुरावशेषों के ठीक बाद गुप्त पुरावशेष मिलते हैं। लगता है कि गुप्तों ने जीन, लगाम, बटन वाले कोट, पतलून और जूतों का इस्तेमाल कुषाणों से सीखा। इनमें गतिशीलता आई। उनके घुड़सवार खूब कारगर हुए। कुषाणों की व्यवस्था में अश्वचालित रथ का और हाथी का महत्व समाप्त हो गया। घुड़सवारों की भूमिका प्रमुख हो गई। यह बात गुप्तों के बारे में भी कही जा सकती है। इसलिए ही उनके सिक्कों पर घुड़सवार अंकित है। गुप्त राजाओं को कई भौतिक सुविधाएं प्राप्त थी। उनकी कार्यकलाप का मुख्य स्थल मध्य देश था, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों आते हैं। इनकी भूमि जो है बहुत उपजाऊ थी। वे मध्य भारत और दक्षिण बिहार के लौह अयस्क का उपयोग कर सके। इसके अलावा बैजेंटाइन साम्राज्य अर्थात रोम के साम्राज्य के साथ रेशम का व्यापार करने वाले उत्तर भारत के इलाके उनके पड़ोस में पड़ते थे। अतः वे इस निकटता का भी लाभ उठा सके। इन अनुकूल स्थितियों के बल पर गुप्त शासकों ने अपना आधिपत्य अनुगंगा, मध्य गंगा का मैदान, प्रयाग आधुनिक प्रयागराज, साकेत आधुनिक अयोध्या और मगध पर स्थापित किया। अभी भारत का मानचित्र देख सकते हैं, जिसमें ये डार्क ब्लू कलर का जो है, डार्क ब्लू कलर चंद्रगुप्त प्रथम का राज्य विस्तार है। उसके बाद इसने समुद्रगुप्त ने जो लाइट ब्लू है, जो सबसे ज्यादा लाइट है, समुद्रगुप्त का एरिया जो उसने इसमें इंक्लूड किया। इसके बाद चंद्रगुप्त सेकेंड लाइट ब्लू है, गुजरात वाला एरिया, इसको इसमें इंक्लूड कर दिया। गुप्त वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था हमारा, वो चंद्रगुप्त प्रथम था। आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने 275 ईस्वी में की थी। इस वंश का जो पहला शासक था, जो प्रसिद्ध हुआ सबसे ज्यादा, जिसने अपने राज्य क्षेत्र को उत्तर प्रदेश और बिहार के पूरे इलाके में विस्तृत कर लिया, वह था चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने 319 से लेकर 350 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था, जो संभवतः नेपाल की थी। इससे इसकी सत्ता को बल मिला। ऐसा कहा जाता है कि गुप्त लोग जो है वैश्य थे, इसलिए क्षत्रिय कुल में विवाह करने से इनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्यारोहण 319 बीस में हुआ। इसके उपलक्ष्य में उसने गुप्त संवत चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। इसका टाइम पीरियड है 350 ईस्वी से 375 ईस्वी तक। इसने पराक्रमांक की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त न केवल गुप्त वंश का बल्कि संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में गिना जाता है।
समुद्रगुप्त अशोक के विपरीत था। आपने मौर्य, जब हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे थे तो आपने अशोक के बारे में पढ़ा। अशोक को भी भारत के महानतम सम्राटों में गिना जाता है। तो ये जो समुद्रगुप्त है ये अशोक के विपरीत था। अशोक ने जहां शांति और अनाक्रमक की नीति अपनाई, उसका उसमें विश्वास भी था, वहीं समुद्रगुप्त ने हिंसा और विजय की नीति, उसे हिंसा और विजय में आनंद मिलता था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने उसकी विजय विस्तार की नीति पराक्रम का वर्णन किया है। समुद्रगुप्त की विजय विस्तार का वर्णन इलाहाबाद से प्राप्त स्तंभ लेख पर मिलता है, जो कि प्रयाग प्रशस्ति के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्तंभ पर शांतिदूत अशोक का भी अभिलेख उत्कीर्ण है। समुद्रगुप्त द्वारा विजित स्थान और क्षेत्र को हम 5 समूहों में बांट सकते हैं, जिसका वर्णन हमें प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। पहला समूह है गंगा यमुना का दोआब। समुद्रगुप्त ने गंगा यमुना के दोआब के राजाओं को जीता और उनको अपने राज्य क्षेत्र में मिला लिया। दूसरा समूह है पूर्वी हिमालय के राज्य और उसके कुछ सीमावर्ती राज्यों के शासक। इसमें नेपाल, असम, बंगाल आदि के राजा सम्मिलित हैं। समुद्रगुप्त ने उन्हें अपने बाहुबल के प्रभाव का अनुभव कराया। इस समूह में पंजाब के कुछ गणराज्य भी हैं, जो गणराज्य मौर्य साम्राज्य के खंडहरों पर टिमटिमा रहे थे, उन्हें समुद्रगुप्त ने सदा के लिए बुझा दिया, यानी समुद्रगुप्त ने उनको अपने राज्य क्षेत्र में मिला लिया। तीसरा समूह है आर्टविक राज्य। आर्टविक राज्य से हम जो कि जंगली क्षेत्र में स्थित थे, इन्हें समुद्रगुप्त ने अपने वश में कर लिया। अगला समूह है पूर्वी दक्कन और दक्षिण के 12 शासक, इन्हें समुद्रगुप्त ने हरा के छोड़ दिया। समुद्रगुप्त को इसकी बहादुरी और कौशल के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। पांचवा समूह शको और कुषाणों का है। इनके राज अफगानिस्तान में थे। समुद्रगुप्त ने इनको भी पराजित किया और इनको अपने राज्य में अपने अधीन कर लिया। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त की प्रतिष्ठा भारत के बाहर भी फैल गई। एक चीनी सूत्र में वर्णन है कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बुद्ध मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त के पास एक दूत भेजा था। समुद्रगुप्त ने इसकी अनुमति उसको दे दी और मेघवर्मन ने एक विशाल बौद्ध विहार का निर्माण किया, जिसका वर्णन हमें इलाहाबाद की प्रशस्ति में मिलती है। समुद्रगुप्त ने एक बहुत बड़े भाग को जीत लिया था, पहले बात कर चुके हैं, इस कारण इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इसका टाइम पीरियड है 375 ईस्वी से 415 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष की चोटी पर पहुंचा। इसने इसके लिए अपने साम्राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए तथा विजय दोनों के सहारे उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त ने अपनी कन्या प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा से कराया, जो ब्राह्मण जाति का था और मध्य भारत में शासन करता था। उसके मरने के बाद उसका नाबालिग पुत्र उसका उत्तराधिकारी हुआ। इस प्रकार प्रभावती स्वयं वास्तविक शासिका हुई। भूमिदान संबंधी उसके अभिलेख जिनकी लिपि पर गुप्तकालीन प्राच्य शैली का प्रभाव है, बतलाते हैं कि प्रभावती अपने पिता के हित में काम करती थी।
इस प्रकार मध्य भारत स्थित वाकाटक राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना अधिक प्रभाव जमाकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा और गुजरात पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और वहां 400 साल पुराने शक क्षत्रप के शासन का अंत कर दिया। इस विजय से चंद्रगुप्त को पश्चिमी समुद्र तट मिल गया, जो व्यापार वाणिज्य के लिए मशहूर था। इसे मालवा और उसके मुख्य नगर उज्जैन समृद्ध होता गया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी सेकंड राजधानी बना ली। कुतुब मीनार के पास खड़े एक लौह स्तंभ पर खुदे हुए लेख में चंद्र नामक राजा का कीर्ति वर्णन किया गया है। यदि इस चंद्र को चंद्रगुप्त के द्वितीय मान लिया जाए तो यह कहा जा सकता है कि उसने गुप्त साम्राज्य का प्रभुत्व पश्चिमोत्तर भारत में और बंगाल के काफी भाग में स्थापित किया, परंतु इस पुरालेखीय राज प्रशस्ति में अतिरंजन मालूम होता है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह उपाधि उसने 97 ईसा पूर्व में इस प्रकार की उपाधि 97 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने पश्चिमी भारत में शक क्षत्रियों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का उज्जैन स्थित दरबार कालिदास और अमर सिंह जैसे बड़े बड़े विद्वानों से विभूषित था। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त के समय में ही चीनी यात्री फाहियान, जिसका टाइम पीरियड है 399 से 414 ईस्वी, भारत आया और उसने यहाँ के लोगों के बारे में विस्तृत रूप से लिखा। फाहियान की यात्रा विवरण से हमें गुप्त काल के जीवन पर काफी प्रकाश पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला शासक है ये कुमारगुप्त प्रथम। इसे महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। 415 से लेके 455 ईस्वी तक इसने शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। कुमारगुप्त ने कुल 40 वर्षों तक शासन किया। इस दीर्घ काल में उसने कोई भी विजय प्राप्त नहीं की, लेकिन उसकी शासन का महत्व इस बात से है कि उसने अपने पिता के विशाल साम्राज्य को, जो कि उसने उत्तराधिकार अपने पिता से प्राप्त किया था, उसको अक्षुण्य बनाए रखा तथा अपने विशाल साम्राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित करने में सफल रहा। कुमारगुप्त प्रथम के सुव्यवस्थित शासन का वर्णन हमें मत्स्यौर अभिलेख से मिलता है। इस प्रकार कुमारगुप्त प्रथम का जो शासन काल था वो शांति और सुव्यवस्था का काल था। उसके साम्राज्य में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष की पराकाष्ठा पर था। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। उसे कुमारगुप्त ने संगठित एवं सुव्यवस्थित बनाए रखा। यद्यपि उसने कोई विजय नहीं की, तथापि गुप्तों की सैनिक शक्ति क्षीण नहीं होने दिया। या इसी बात से सिद्ध हो जाता है कि उसके शासनकाल के अंतिम दिनों में गुप्त सेना ने पुष्य मित्रों को बुरी तरह से परास्त किया। यह बात कुमारगुप्त के लिए कम गौरव की नहीं है कि उसने इतना विशाल साम्राज्य, जो उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा नदी तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में अरब सागर तक विस्तृत था, को पूर्णतः सुरक्षित बनाए रखा। कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद गुप्त शासन की बागडोर चंद्रगुप्त के हाथ में आ जाती है, जिसने 455 से लेकर 467 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त एक महान विजेता एवं कुशल शासक था, जो अपने समय के सर्वथा उपयुक्त सिद्ध हुआ। अपनी वीरता एवं पराक्रम के बल पर उसने अपने वंश की
विचलित राज्य लक्ष्मी को पुनः प्रतिष्ठित किया, जिसका वर्णन हमें जूनागढ़ अभिलेख में देखने को मिलता है। कुमारगुप्त के पुत्रों में वह सर्वाधिक योग्य एवं बुद्धिमान था। तभी तो जूनागढ़ अभिलेख में वर्णन किया गया है कि सभी राजकुमारों को छोड़कर लक्ष्मी ने स्वयं उसका वरण किया। वीरता के गुण स्कंदगुप्त में बचपन से ही हमें देखने को मिलते हैं। राजकुमार के रूप में उसने पुष्यमित्र जैसे भयंकर शत्रु को पराजित किया था तथा राजा होने पर कुणों को गर्व को चूड़कर उन्हें देश के बाहर भगा दिया। यदि स्कंदगुप्त जैसे पराक्रम का व्यक्ति गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर आसीन नहीं होता, वह कुणों द्वारा पूर्णतः छिन्न भिन्न कर दिया जाता। कुणों द्वारा इस देश के विनाश को लगभग आधी शती तक रोककर स्कंदगुप्त ने महान महान देश सेवा और महान देश सेवा का कार्य किया था। इसीलिए स्कंदगुप्त को देश रक्षक के रूप में जाना गया। दो शताब्दियों के निरंतर उत्थान के पश्चात शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य इस वंश के अंतिम महान शासक स्कंदगुप्त की 467 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात पतन की दिशा में तेजी से उन्मुख हुआ। यद्यपि स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने किसी न किसी रूप में 550 ईस्वी तक मगध पर अधिकार रखने में सफलता प्राप्त की, परंतु इसके पश्चात भारतीय इतिहास के पृष्ठों में स्वर्णगुप्त का दावेदार गुप्त साम्राज्य सदा के लिए तिरोहित हो गया। गुप्त साम्राज्य का पतन किसी कारण विशेष का परिणाम नहीं था, बल्कि विभिन्न कारणों ने इस दिशा में अपना योगदान दिया। सामान्य तौर से हम इस साम्राज्य के पतन के लिए निम्नलिखित कारणों को, जिसका हम वन बाय वन करके हम वर्णन करेंगे। पीपीटी में आप देख सकते हैं। ये पहला कारण है हमारा अयोग्य तथा निर्बल उत्तराधिकारी। गुप्त साम्राज्य का जो पतन का तात्कालिक कारण था, स्कंदगुप्त के बाद जिन राजाओं ने शासन किया उसमें योग्यता और कुशलता का अभाव था। गुप्त वंश के आरंभिक नरेश जो थे अत्यंत योग्य और शक्तिशाली थे। पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं समुद्रगुप्त एवं उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के अभिलेखों में जैसा कि वर्णन मिलता है, ऐसा लगता है कि दोनों संपूर्ण पृथ्वी को जीतने की आकांक्षा रखते थे। कुमारगुप्त प्रथम भी इतना योग्य था कि उसने अपने विशाल साम्राज्य को अचूर्ण बनाए रखा। इसी प्रकार स्कंदगुप्त भी वीर और पराक्रमी योद्धा था, जिसने पुष्यमित्र एवं हूणों जैसे भयानक शत्रुओं को परास्त किया। परंतु उसके बाद गुप्त राजाओं में वीरता एवं कार्यकुशलता नहीं थी। गुप्त राजकुमारों में आपसी वैमनस्य एवं विद्वेष था। उस राजकुमारों ने विभिन्न भागों में अपनी स्वतंत्र सत्ता भी कायम कर ली। तत्कालीन विक्षुब्ध राजनीतिक वातावरण सम्राट की वीरता, पराक्रम एवं कार्यकुशलता की अपेक्षा करता था, परंतु गुप्त शासकों में इन गुणों का अभाव था। अतः सम्राट का विघटन अवश्य संभावित हो गया था। अगला कारण है शासन व्यवस्था का संघात्मक स्वरूप। गुप्त प्रशासन का स्वरूप संघात्मक था।
साम्राज्य में अनेक सामंती इकाइयां थी। गुप्त काल के सामंतों में मौखरी, उत्तरगुप्त, परिवज्रक, संकानी, वर्मन, बैक्टर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इन वंशों के शासक महाराज की उपाधि ग्रहण करते थे। स्थानीय राजाओं तथा गणराज्यों को स्वतंत्रता दी गई थी। गुप्त शासक अनेक छोटे राजाओं का राजा होता था। सामंत एवं प्रांतीय शासक अपने अपने क्षेत्रों में पर्याप्त स्वतंत्रता का अनुभव करते थे। शासन की यह सामंती व्यवस्था कालांतर में मौर्य साम्राज्य की स्थिरता के लिए अभिशाप सिद्ध हुई। जब तक केंद्रीय शासक शक्तिशाली रहे तब तक वे दबे रहे, परंतु केंद्रीय शक्ति के निर्बल होने पर अधीन राजाओं ने स्वतंत्रता घोषित कर दी, जिसके फलस्वरूप गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। अगला पतन का कारण है गुप्त काल में गुप्त प्रशासन में जो उच्च पद थे वो अनुवांशिक हो गए थे। उच्च पदों का अनुवांशिक होना। गुप्त प्रशासन में सभी ऊंचे पद वंशानुगत होते थे। जैसे हरिसेन जो कि महादंडनायक था, उसका पिता ध्रुवभूति भी इसी पद पर कार्य कर चुका था। इसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय का जो सचिव था वीरसेन, उसके उदयगिरी गुहा लेख से पता चलता है कि वह आनुवांशिक रूप से अपने पद का उपयोग कर रहा था। तरंगडंडा लेख से पता चलता है कि कुमारगुप्त का एक मंत्री पृथ्वीसेन भी अपने पिता के बाद इसी पद पर नियुक्त हुआ था। पुंडवर्धन भुक्ति मतलब पुंडवर्धन प्रांत में दत्त परिवार भी आनुवांशिक रूप से शासन कर रहा था। ऐसी व्यवस्था के फलस्वरूप कभी कभी अयोग्य व्यक्ति भी इन पदों पर नियुक्त हो जाते थे। इनका शासन तंत्र, जिसे शासन तंत्र में शिथिलता आ जाती थी। ऐसे पदाधिकारियों की सफलता पूर्णतः सम्राट पर निर्भर करती थी। ऐसे समय में जब गुप्त प्रशासन निर्बल व्यक्तियों के हाथ में था, तब ये पदाधिकारी अवश्य ही राज की एकता और स्थायित्व के लिए घातक सिद्ध हुए थे। अगला कारण है प्रांतीय शासकों के विशेषाधिकार। गुप्त युग में प्रांतीय शासकों एवं सामंतों को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। अपने अपने प्रदेशों में वे सम्राट की समान ही सुख सुविधाओं का उपयोग करते थे। वे महाराज की उपाधि धारण करते थे। सामंतों को सेना रखने का अधिकार था। वे अधिकार क्षेत्र की जनता से कर वसूल कर सकते थे। इस समय एक गुप्त काल में नवीन प्रथा प्रचलित हुई जिसे अग्रहार दान की प्रथा के नाम से प्रसिद्धि। इसके अनुसार सम्राट ब्राह्मणों को भूमि दान में देता था। इस प्रकार की भूमि से संबंधित सारे अधिकार दान ग्रही व्यक्ति यानी जिसको भूमि दान में दी जा रही है मिल जाते थे। ऐसी भूमि में स्थित सारे चारागाह, खान, निधियों, बिष्टी मतलब बेगार आदि के ऊपर भी उनका अधिकार हो जाता था। आर्थिक तथा राजनीतिक दोनों ही दृष्टि से यह व्यवस्था साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई। इसे एक ओर जहां राज्य की आय कम हुई, वहीं दूसरी ओर दानग्रही व्यक्ति छोटे छोटे राजा बन गए।
प्रांतीय पदाधिकारियों की नियुक्ति स्वयं राजपाल ही करता था तथा इस विषय में वह सम्राट से परामर्श नहीं करता था। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि उस प्रांत के राजपाल कर्णदत्त ने अपने पुत्र चक्रपालित को गिरनार नगर का नगरपाल नियुक्त किया था। इस व्यवस्था में कर्मचारियों की राजभक्ति प्रांत के राज्यपाल के प्रति होती थी, न कि सम्राट के प्रति। प्रांतों में जूनागढ़ को विशेष स्थान प्राप्त था। वहां के राज्यपाल ना तो अपने अभिलेखों में गुप्त संवत का प्रयोग करते थे और ना नियमित रूप से सम्राट का उल्लेख करते थे। वहां विद्रोह की आशंका सदैव बनी हुई थी। यही कारण था कि प्रांतों में सर्वप्रथम जूनागढ़ ही स्वतंत्र हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। यदि गुप्त राजपालों ने प्रांतों में अपना प्रभाव बढ़ाकर स्वतंत्र होने की चेष्टा की हो, जिसकी वजह से गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। गुप्त साम्राज्य के पतन का अगला कारण है बाह्य आक्रमण। गुप्त साम्राज्य के पतन में बाह्य आक्रमणों का विशेष हाथ रहा है। ऐसे आक्रमणों में हूणों का आक्रमण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गुप्त शासकों का हूण संकट की ओर दृष्टिकोण बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं रहा। स्कंदगुप्त ने यद्यपि हूणों को परास्त किया था, तथापि सिंधु घाटी को जीतकर उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने का प्रयास नहीं किया। उसने केवल हूण संकट को कुछ समय के लिए टाल दिया। बार बार हूणों का आक्रमण होने के बावजूद भी गुप्त शासकों ने उन्हें रोकने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई। अतः गुप्त साम्राज्य में हूणों की घुसपैठ शुरू हो गई। केरल अभिलेख से पता चलता है कि हूण नरेश तोड़मार ने 500 ईस्वी के बाद इस प्रदेश को जीतकर अधिकार में कर लिया था और वहां धन्य विष्णु, जो गुप्तों के एरण के राज्यपाल मात्र विष्णु का भाई था, ने तोड़मार की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तोड़मार के पुत्र मिहिर कुल के काल में हूणों की शक्ति और अधिक बढ़ी। उसने नरसिंहगुप्त बालादित्य पर आक्रमण किया, परंतु वह पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। नरसिंहगुप्त ने घोर अदूरदर्शिता का परिचय दिया और अपनी माता के कहने में आकर ऐसे भयंकर शत्रु को मुक्त कर दिया। विभिन्न विद्वानों के मतानुसार हूण आक्रमण से गुप्त साम्राज्य को बहुत बड़ा धक्का लगा और विभिन्न कारण, मौर्य साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, उसमें भी एक कारण ये हुआ। आगे बढ़ते अंतिम साम्राज्य के पतन का जो हमारा अंतिम कारण है वो है बौद्ध धर्म का प्रभाव। आरंभिक गुप्त नरेश जो थे वो धर्मानुयायी थे। वे चक्रवर्ती सम्राट बनने की आकांक्षा रखते थे। समुद्रगुप्त का आदर्श धरणी बंद तथा उसके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय का आदर्श पृथ्वी जय था। परंतु कुमारगुप्त के समय से गुप्त परिवार पर बौद्ध धर्म की छाप पड़ने लगी। इस धर्म का एक परिणाम यह निकला कि अब गुप्त शासक पृथ्वी विजय के स्थान पर पुण्यार्जन की चिंता में लग गए। उन्होंने अपने राज्य को चैत्यों और बिहारों से सजाने में ही अपना गौरव माना। इससे उनकी युद्ध प्रियता जाती रही। 6वीं शताब्दी में हूण आक्रमण तथा
आंतरिक कला से गुप्त साम्राज्य की स्थिति को अत्यंत डावाडोल बना दिया। ऐसे समय में शक्तिशाली सेना एवं सुदृढ़ शासन की महती आवश्यकता थी, परंतु अंतिम अंतिम गुप्त नरेश जैसे बुद्धगुप्त और नरसिंहगुप्त जैसे राजा बौद्ध धर्म के प्रभाव में डूबे रहे। वेनसांग के यात्रा विवरण के अनुसार जिस समय हूण नरेश वीरकुल ने बालादित्य नरसिंहगुप्त के ऊपर आक्रमण किया, उसने बिना युद्ध के ही अपना राज्य छोड़ दिया, किंतु फिर भी जब उसके सैनिकों ने हूण नरेश को पराजित कर बंदी बना लिया, तब भी नरसिंहगुप्त ने बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर मीर कुल को छोड़ दिया था। इस प्रकार बौद्धों की अहिंसा नीति ने साम्राज्य की सैनिक शक्ति कुंठित कर दिया, जिसका विनाश जिसका विनाशकारी परिणाम साम्राज्य के पतन के रूप में सामने आया। बौद्ध धर्म के प्रभाव से बौद्ध संस्थाओं एवं विहारों को अत्यधिक धन दान दिया जाने लगा, फलस्वरूप राजकोष रिक्त हुआ। इस समय भारतवर्ष में अनेक नई नई शक्तियों का उदय हो रहा था, जैसे थानेश्वर में वर्धन वंश, कन्नौज में मौखरी, कामरूप में बर्मन, मालवा में औलिकर वंशी यशोधर्मन का उदय हुआ। इसमें यशोधर्मन गुप्त साम्राज्य के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुआ। उसने गुप्त साम्राज्य का अधिकांश भाग जीत लिया। इतिहासकारों के अनुसार यशोवर्मन के पूर्वी भारत के अभियान को गुप्त साम्राज्य के पतन का तात्कालिक कारण है। इस प्रकार इन सभी कारणों ने मिलकर गुप्त साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया था। अंत में इस महान वंश का पतन हो गया। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा करते हुए इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार ने लिखा है कि गुप्त साम्राज्य के पतन में उन्हीं परिस्थितियों का योगदान रहा जो इसके पहले मौर्य साम्राज्य को तथा बाद में मुगल साम्राज्य को धराशायी करने में सहायक रही। गुप्त साम्राज्य का पतन प्राचीन भारतीय इतिहास की एक प्रमुख घटना थी। इसके साथ ही भारत का इतिहास विभाजन एवं विकेंद्रीकरण की दिशा में उन्मुख हुआ। आज हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। कल हम लोग गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था तथा गुप्तकालीन सांस्कृतिक विकास पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गुप्त काल को भारत का स्वर्णयुग क्लासिकल एज क्यों कहा जाता है, इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे।